हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर को हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए सिलेबस देख लीजिए। पहला चैप्टर आपका जो लेखन कला वाला था ये हमने करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इस चैप्टर के। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप किसे कहते हैं। आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन आपको अगर अभी भी याद नहीं है तो आप इसे समझिए कि महाद्वीप क्या होता है, ताकि चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। देखिए क्या है, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, दुनिया के नक्शे को देखोगे तो आपको समुद्र दिखेगा और समुद्र के बीच में कुछ जमीन के टुकड़े दिखेंगे, भूमि के टुकड़े। ठीक है, इन्हीं भूमि के टुकड़ों को महाद्वीप का नाम दिया गया है। इसे महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, यानी ये जो ज़मीन के टुकड़े हैं ये बहुत बड़े हैं। ठीक है, आकार में बहुत बड़े हैं और इनके अंदर कई सारे देश आ जाते हैं, इसीलिए इसको महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो अगर महाद्वीप कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे कि महाद्वीप जो है वो समुद्र के बीच में भूमि का ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कई सारे देश होते हैं। ठीक है, तो इसको महाद्वीप कहा जाता है। तो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अब ये मैप में कहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो है ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा है, ये आपका एशिया हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और अंटार्कटिका मैंने यहाँ पे काट दिया है। तो नीचे की साइड अगर आप वर्ल्ड मैप में नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हैं। तो चैप्टर का नाम जो था वो था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था, उसके बारे में हम इसे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है इसको समझते हैं। तो रोमन साम्राज्य जो है ये दूर दूर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य जो है ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। वो 3 महाद्वीप कौन से? एक तो यूरोप महाद्वीप है, दूसरा पश्चिमी एशिया हो गया, तीसरा अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये यूरोप हो गया। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका ये पूरा अफ्रीका है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका उत्तरी अफ्रीका हो गया। और क्या है इसमें? पश्चिमी एशिया, यानी ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी एशिया हो गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो ये साम्राज्य है, जो कि रोमन साम्राज्य है, अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो हिस्सा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है इस तरीके से, ये आ जाएगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि रोमन साम्राज्य है। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोमन साम्राज्य जो था इसमें कौन कौन सी राजनीतिक ताकतें थी जिन्होंने इसको संवारा था। ठीक है, फिर रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो कौन से सामाजिक समूहों में बटे थे, क्योंकि हर समाज जो है वो सामाजिक समूहों में बटा रहता है। तो रोमन साम्राज्य कौन से समूह में बटा था इसको देखेंगे। यहाँ की स्थानीय संस्कृति को समझेंगे और यहाँ पे कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषाएं बोली जाती थी इसको समझेंगे। यहाँ पे महिलाओं की जो कानूनी स्थिति थी वो क्या थी इसको समझेंगे। अर्थव्यवस्था में दास श्रम का क्या योगदान रहता था इसको डिटेल में जानेंगे। यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता कितनी उपलब्ध थी इसको समझेंगे। ठीक है, 5वीं शताब्दी या उसके बाद तक पश्चिमी जो साम्राज्य का हिस्सा था वो तो छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, लेकिन जो पूर्वी भाग था वो बिल्कुल समृद्ध रहा, अखंड बना रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ इसको समझेंगे। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं टॉपिकों को इस चैप्टर में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है इसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती कहाँ से है, वो कौन से सोर्स हैं या कौन से वो स्रोत हैं जिससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसी भी साम्राज्य के बारे में जानकारी, किसी भी, आप केवल रोमन नहीं, दुनिया के कोई भी साम्राज्य के बारे में अगर आप जानकारी ढूंढोगे तो उसके स्रोत आपको क्या मिलेंगे, या तो वो लिखित रूप में कोई लिटरेचर मिलेगा या वहाँ पे कुछ भौतिक अवशेष मिलेंगे जैसे कि सिक्के हो गए, इमारतें हो गई, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो इतिहासकार जो हैं उन्होंने, उनके पास स्रोत सामग्री के विशाल भंडार थे। ठीक है, तो ये विशाल भंडार कौन से स्रोत सामग्री के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है पाठ्य सामग्री, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दस्तावेज, ठीक है, जिसको प्रलेख भी कहा जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भौतिक अवशेष। अब क्या करते हैं, एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पाठ्य सामग्री की। तो पाठ्य सामग्री में यानी पढ़ने योग्य सामग्री मिली है, तो वो क्या क्या है, उसमें हमें मिले पत्र,
ठीक है, लेटर मिले, प्रवचन मिले, व्याख्यान पूरे लेक्चर वगैरह मिले, कानून के बारे में कानून भी लिखित में कहीं मिला है, तो ये है। तो इन चीज़ों से हमको रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए उस समय यानी जब रोमन साम्राज्य का समय था, तो उस समय के व्यक्तियों द्वारा जो लिखा गया उस काल का इतिहास था, जिसको वर्ष वृत्तांत यानी कि एनल्स कहा जाता था। ठीक है, इसे वर्ष वृत्तांत क्यों कहा जा रहा है ये समझिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रति वर्ष लिखा जाता था, यानी हर साल लिखा जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वर्ष वृत्तांत। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, पत्र आ जाएंगे, प्रवचन आ जाएगा, व्याख्यान, कानून, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो हो गई पाठ्य सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका, प्रलेख या दस्तावेज। तो दस्तावेज को समझते हैं। तो देखिए क्या था, उस समय में पेपायरस नाम का जो पेड़ होता था, उसके पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ मिली हुई है। ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि देखिए आज के समय में तो आप किताबें जो देखते हैं वो मशीनों से छपती हैं, प्रिंट होके आती है, लेकिन उस समय में मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं होती थी, तो हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। तो उस समय में क्या था कि पेपायरस जो पेड़ होता है उसके पत्ते पर कुछ हमें पांडुलिपि लिखी मिली हुई है, यानी सबूत के रूप में मिली है, इससे हमें जानकारी मिल जाती है। पेपायरस क्या था, एक सरकंडे जैसा पौधा होता था। ये कहाँ पे मिलता था, ये मिस्र जो है इसके पास, जो नील नदी है इसके पास उगा करता था। तो इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, लिखने की जो सामग्री होती है वो तैयार की जाती थी। हजारों की संख्या में संविदा पत्र मिल जाते हैं, लेख मिल जाते हैं, आर्टिकल वगैरह, संवाद पत्र मिल जाते हैं। जो गवर्नमेंट, जो सरकारी दस्तावेज होते थे उस समय में, जो सत्ता जिसकी भी शासन होता था, उनके जो दस्तावेज होते हैं ये मिल जाते हैं। ठीक है, आज भी पेपायरस के पत्र पे यानी उसके पत्ते पर लिखे हुए जो सबूत हैं, ठीक है, पांडुलिपियाँ वगैरह हैं, वो आज के समय में भी पाए गए हैं। यानी कि इतना सारा कंटेंट मिल जाता है दस्तावेज के रूप में, जहाँ से रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और स्रोत है, यह है अभिलेख। अभिलेख आप जानते हैं कि पत्थर वगैरह पे या फिर किसी धातु वगैरह पे या किसी लकड़ी पे जो खुरच के लिखा जाता है उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो ये पत्थर है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ये इमेज बनाई हुई है। ठीक है, तो इसको अभिलेख कहा जाता है। तो पत्थर या फिर किसी शिला के ऊपर खोदे जाते थे, इसलिए क्या हुआ, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं हुए या मिल गए हैं। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी भाषा में लिखे हुए सबूत मिले हैं, तो इससे भी रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, अवशेष, भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या होता है, जैसे मान लो कोई इमारत मिल जाए, कोई बिल्डिंग मिल जाए उस समय की, या कुछ सिक्के मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारे सिक्के मिले रोमन साम्राज्य के, मिट्टी के बर्तन हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई मूर्ति वगैरह हो जाती है, तो ये भौतिक अवशेष होते हैं जो फिजिकली रूप में हमें दिखते हैं। ठीक है, मिलते हैं। तो भौतिक अवशेष में ऐसी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो खुदाई के दौरान या सर्वे करने के दौरान मिलती है, जैसे कि इमारत, बिल्डिंग वगैरह हो गई, कोई स्मारक मिल गया पुराना, या कोई मिट्टी का बर्तन वगैरह मिल जाता है, कोई सिक्के या मूर्ति वगैरह मिल जाती है। तो ये सारी की सारी कोई भी संरचना वगैरह मिलती है तो ये भौतिक अवशेष में मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में जो जानकारी हमें कैसे पता लगती है, तो आप उसको बता देना कि भाई हमें 3 स्रोत मिलते हैं। मेनली क्या है, पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में क्या होता है, लेटर वगैरह, पत्र वगैरह जो मिले हैं। दस्तावेज में जो पेपर्स के जो पत्ते में लिखे हुए जो भी सबूत मिले वो आ जाते हैं, इसमें शिलालेख और अभिलेख वगैरह भी आ जाते हैं। भौतिक अवशेष में क्या था, सिक्के हो गए, मूर्ति हो गई, या कोई पुराना इमारत हो जाती है। ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, कुछ ऐसा मिल जाता है खुदाई के दौरान, तो उससे हमें पता लग जाता है। तो ये आप स्रोत बता सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। ठीक है, रोम साम्राज्य जिस तरह से रोमन साम्राज्य था, ऐसे ही एक उस समय में एक ईरान का भी साम्राज्य था, और इन दोनों के बीच में था तगड़ा कंपटीशन। इनके बीच में युद्ध जैसे हालात बने रहते थे, इनके बीच में संघर्ष चला रहता था, इनके बीच में कंपटीशन बना रहता था। ठीक है, ये कभी कभी आक्रमण करते रहते थे, प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, तो इनके बीच में कंपटीशन चलता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की जो अवधि है यानी समय है, इसमें अधिकांश यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में, मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। ठीक है, वो साम्राज्य कौन थे, एक तो रोमन साम्राज्य, क्योंकि रोमन साम्राज्य के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और पूरा का पूरा चैप्टर ही रोमन साम्राज्य पे है, तो रोमन साम्राज्य तो आपको पता ही होना चाहिए। और दूसरा क्या था, ईरान का साम्राज्य। ठीक है, रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य, 2 साम्राज्य शासन किया करते थे। तो रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बीच में कंपटीशन था, प्रतिद्वंदता थी, जिस कारण ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, ये साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास में थे, और एक नदी थी फरात नदी। जो फरात नदी थी
ये फरात नदी इन दोनों को अलग करती थी, यानी फरात नदी के एक तरफ रोमन साम्राज्य हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ईरान का साम्राज्य हो जाएगा। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ईरान का साम्राज्य था जो कि कंपटीशन में था, क्योंकि आगे कई जगह पे ईरान का साम्राज्य के बारे में भी आपको डिस्कशन मिलेगा। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल। तो देखिए, जो रोमन साम्राज्य है वो बहुत लंबे समय तक था, इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, यानी दो चरण में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, जो कि आप ये लगा लो कि लगभग लगभग पहली से तीसरी शताब्दी के आसपास तक का जो हिस्सा होता है, और फिर तीसरी से आगे चौथी पांचवी छठी शताब्दी सातवीं शताब्दी तक का जो पढ़ते हैं वो परवर्ती साम्राज्य में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि रोमन साम्राज्य का जो काल था वो काफ़ी बड़ा था, समय जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, एक होता है परवर्ती रोमन साम्राज्य। तो पूर्ववर्ती में क्या होता है, तीसरी शताब्दी तक का जो मुख्य भाग है या पूरी अवधि है, इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय था, उसको हम पढ़ते हैं परवर्ती रोमन साम्राज्य के काल के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्ववर्ती, यानी कि जिसको आरंभिक काल भी कहते हैं, यानी शुरुआत का काल था। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में गणराज्य रिपब्लिक, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें असली सत्ता जो थी वो सेनेट के हाथ में थी। अब ये लाइन आपको समझनी है ताकि आपको पूरा चैप्टर दिमाग में आपके बैठा रहे। अब देखिए, रोमन साम्राज्य में जो शासन चलता था उसका नाम तो आप ये समझ लीजिए, उसको रिपब्लिक कहा जाता था या गणराज्य के रूप में जानते थे। लेकिन इसमें जो असली सत्ता होती थी, यानी असली ताकत जो होती थी, वो सेनेट के हाथ में होती थी। अब ये सेनेट क्या है, तो सेनेट देखिए क्या होता था, सेनेट को आप एक संस्था या फिर एक ग्रुप मान लो। ऐसा मान लीजिए कि सेनेट जो था एक ग्रुप था, एक संस्था थी। इस ग्रुप में क्या होते थे, जो अमीर परिवार होते थे, यानी अमीर परिवारों का एक छोटा सा समूह था, उसका बोलबाला था। इसको अभिजात भी कहा जाता है। तो सेनेट क्या था, अमीर लोगों का एक ग्रुप था, आप ऐसा मान सकते हैं, या फिर आप इसको अभिजात कह सकते हैं। अभिजात मतलब वो होता है जो अमीर भी हो, जो ताकतवर भी हो, जिसके पास संसाधन भी हो, ऐसे लोगों को अभिजात कहा जाता है, ठीक है। तो सेनेट जो था वो धनवान परिवारों का एक ग्रुप था, ऐसा मान के चलिए। गणतंत्र इस नाम से शासन चलता था। तो गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। तो सरकार का नाम बेशक से उसको रिपब्लिक या गणतंत्र के रूप में देखें, लेकिन जो असली ताकत होती थी वो सेनेट के हाथों में होती थी, और सेनेट नामक संस्था ही शासन को चलाया करती थी, ठीक है। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का जो गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र, इसका नाम था ऑक्टेवियन। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, आपको नाम याद करने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा आप दिमाग में बिठाओ और इसको लिखो। होता क्या है कि 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर जो था, इसका एक बेटा था, ठीक है, उत्तराधिकारी था ऑक्टेवियन, जो कि इसका गोद लिया हुआ बेटा था ऑक्टेवियन। इसने क्या करा, उसका तख्ता पलट कर दिया, यानी बेटे ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता जो थी अपने हाथ में ले ली, और इसने रोम का सम्राट बन गया था। रोम का साम्राज्य इसी ने चलाया, और इसने किस नाम से चलाया, ऑगस्टस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जूलियस सीजर का शासन हुआ करता था, उसका एक बेटा था ऑक्टेवियन, उसने क्या करा, इनको शासन से हटाया और सत्ता क्या कर दी, अपने हाथ में ले ली, यानी खुद शासन चलाने लगा। लेकिन अपने ऑक्टेवियन नाम से नहीं चलाया, इसने शासन चलाया ऑगस्टस के नाम से, ठीक है। ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन गया, यानी कि कहने का मतलब इसका असली नाम तो ये था, लेकिन इसने शासन चलाया तो वहाँ पे अपना एक नया नाम रखा जिसको ऑगस्टस कहा जाता है। तो ऑगस्टस यही था, आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। जो एक बार सेनेट का सदस्य होता था वो आजीवन सदस्य रहता था। उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि सेनेट में लोग कौन होते थे, सेनेट में अमीर अमीर परिवारों के लोग होते थे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो सेनेट में जो सबसे ज़्यादा महत्व होता था वो होता था धन का और पद प्रतिष्ठा की। इन चीज़ों का ध्यान इन चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए, समझिए इसे। तो पहले सम्राट जो ऑगस्टस थे, जिसका नाम ओक्टिवियन ऐसे कुछ नाम था इसका,
तो ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया, यानी जो इसने शासन व्यवस्था स्थापित की, उसको प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी इसका शासन व्यवस्था को प्रिंसिपेट कहा जाता था। और ये शासन किसके नाम से करता था? ऑगस्टस के नाम से करता था। ऑगस्टस का एक छत्र शासन था, यानी कि पूरे तरीके से कंट्रोल जो था ऑगस्टस के हाथ में था, और यही सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यानी कि पूरी सत्ता पे इसी का अधिकार था, जैसा चाहे वैसा ये फैसला कर सकता था। लेकिन फिर भी इसने इस कल्पना को, देखिए क्या था पहले, धीरे धीरे बाद में क्या होता है, पहले क्या होता है, सेनेट जो था वो मजबूत होता है। ठीक है, बाद में सेनेट जो है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, और सेनेट का महत्व जो है वो खत्म होने लग जाता है या कम होने लग जाता है। सेनेट के जो लोगों को, अमीर लोगों को पहले ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, लेकिन बाद में उनकी वैल्यू जो होती है वो कम कर दी जाती है। तो ये समझिए, तो ऑगस्टस का शासन था, सब कुछ इसके हाथ में था, सत्ता इसके हाथ में थी, जैसा चाहे वैसा चलाता था। लेकिन फिर भी इसने इस कल्पना को जीवित रखा कि केवल, उसने ये लोगों के दिमाग में रखा कि वो केवल एक प्रमुख नागरिक है देश का। ठीक है, निरंकुश शासक नहीं है वो, यानी कि वो अपने अनुसार शासन नहीं चलाता, वो अपने आप को नागरिक बता रहा है तो वो राजा, शासक, सम्राट है, लेकिन कहता है कि मैं एक आम नागरिक हूँ तुम्हारी तरह, और कोई निरंकुश शासन नहीं चला रहा हूँ मैं, ये कहना था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था, क्योंकि सेनेट का महत्व धीरे धीरे इन्होंने कम करना शुरू कर दिया था। सेनेट क्या थी? एक ऐसी संस्था होती थी जो कि रोम में उसका नियंत्रण होता था काफ़ी ज़्यादा, और इसमें अमीर लोग वगैरह शामिल होते थे। ठीक है, रोम में सेनेट जो संस्था थी, इसका अस्तित्व जो था वो कई शताब्दियों तक रहा। आप ये मान लीजिए पहली से लेकर 30वीं शताब्दी तक इनका रहा है वर्चस्व। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसने कुलीन और अभिजात वर्ग, यानी जो कुलीन वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, अभिजात वर्ग जिसमें ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग शामिल थे। ठीक है, सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग, यानी कि रोम के जो धनी परिवार के लोग थे, इनका प्रतिनिधित्व होता था, क्योंकि सेनेट में हमेशा अमीरों का ही प्रतिनिधित्व रहा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे करके सेनेट में जो इतावली मूल के लोग हैं, ये भी इसमें शामिल होने लग जाते हैं। ठीक है, बाद के समय में तो काफ़ी ज़्यादा इनका वर्चस्व हो जाता है इतावली लोगों का सेनेट के अंदर। रोम के इतिहास में जो ज़्यादातर, रोम के इतिहास की जो ज़्यादातर बुक्स मिलती हैं उस समय में, यूनानी भाषा में मिलती है या फिर लातिनी भाषा में लिखती है, वो इन्हीं ने लिखी थी। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। ठीक है, पहला सम्राट क्या था? ऑगस्टस था, जिसने यहाँ पे राज्य स्थापित करा। प्रिंसिपेट नाम से शासन चलता था, ऑगस्टस का ही शासन होता था, सत्ता का वास्तविक हकदार वही था, ताकत उसी के हाथ में थी। लेकिन फिर भी उसने एक लोगों के दिमाग में बिठाया कि वो एक आम नागरिक है, निरंकुश शासक नहीं है, और ऐसे सेनेट को सम्मान देने के लिए उसने किया था। सेनेट जो थी वो एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी जिसका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व होता था उस समय में। सेनेट में कौन लोग होते थे? कुलीन लोग, अभिजात वर्ग, यानी कि अमीर लोग हुआ करते थे। ठीक है, बाद में सेनेट में इतावली लोग भी शामिल होने लगे थे, इतावली मूल के, और ज़्यादातर जो उस समय की पुस्तकें थी वो भी इन्होंने ही लिखी होती थी। तो ये इतनी बेसिक सी चीज़ें थी, आप एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वो सेनेट के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, क्योंकि सेनेट में क्या होते थे? अमीर लोग होते थे, और सेनेट का वर्चस्व होता था एक तरह से, मतलब शासक जरूर होता था, लेकिन सेनेट का भी काफ़ी मतलब वर्चस्व हुआ करता था। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था कि सम्राट जो है वो सेनेट के सामने, सेनेट के प्रति कैसा व्यवहार रख रहा है, उन लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रख रहा है, इसी आधार पे सम्राट को महत्व दिया जाता था। उन सम्राट को सबसे बुरा शासक माना जाता था जो सेनेट के जो सदस्य हैं उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे या उनके साथ हिंसा करते थे। मान लीजिए कोई सम्राट है और वो सेनेट के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उनके साथ हिंसा कर रहा है, तो या दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहा है, तो उसको बुरा शासक कहा जाता था। जो सेनेट के साथ अच्छा बर्ताव करता था उसको अच्छा शासक कहा जाता था। ठीक है, कुछ सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, लेकिन अधिकतर सेनेटर ये जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना असंभव है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही सत्ता ऑगस्टस के हाथ में आ जाती है, उसने क्या करा, सेनेट का केवल नाम रखा कि भाई सेनेट नाम की संस्था है और ये लोग हैं, लेकिन सेनेट के महत्व को कम कर दिया था। ठीक है, तो यानी जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी पहले, उसके आधार पे उसने यहाँ पे बदलाव कर दिया, अब सेनेट का महत्व कम कर दिया था। तो सेनेटर जो थे वो वापस चाहते थे वापस से गणतंत्र युग आ जाए, यानी कि जब ऑगस्टस के पिता का जो शासन था, जब सेनेट को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता था, वो वाला शासन आ जाए, वो वाली व्यवस्था आ जाए, ऐसा लोग तरसते थे। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा हो पाना असंभव है अब। तो सम्राट और सेनेट
ठीक है, शासक और सेनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था सेना होती थी। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें पता लगी। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सम्राट है। ठीक है, इसके बाद क्या नाम आ रहा है? अभी तक हमने जो पढ़ा सेनेट आ रहा है। अब एक और संस्था आ गई है जो कि आ गई है सेना। तो सेना को भी ध्यान रखिए, यानी सम्राट और सेनेट के बाद में कौन महत्वपूर्ण थे? वो थे सेना। रोम में एक व्यावसायिक सेना थी, ये पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है। तो रोम में कैसी सेना थी? व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब क्या है? कि सभी लोगों को, जो भी सैनिक होते थे, उनको सैलरी मिलती थी, वेतन दिया जाता था, और 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष की सेवा करनी होती थी। यानी जो सेना में भर्ती होता था उसको सैलरी मिलेगी और उसको कम से कम 25 वर्ष तक उसको सेना में अपनी सेवा देनी पड़ेगी, यानी नौकरी करनी पड़ेगी। एक वेतनभोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य की एक खास विशेषता है। सेना में चौथी शताब्दी तक 6 लाख के करीब सैनिक जो थे वो थे, और यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, और इसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, क्योंकि 6 लाख की अगर सेना हो तो कहीं ना कहीं सम्राट के लिए भी उसका भाग्य निर्धारित कर सकती है। ठीक है, सैनिक जो थे वो बेहतर सेवा और वेतन के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हो हड़ताल वगैरह होती रहती है वेतन के लिए या फिर अन्य मांगों के लिए, इसलिए उस समय भी सैनिक जो थे वो बेहतर सेवा के लिए और अपनी सैलरी वगैरह के लिए आंदोलन करा करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते हैं तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोह का भी रूप ले लेता था। ठीक है, कभी कभी अगर इनको लगता है कि भाई इनका जो सम्राट है वो इनकी बात नहीं सुनता है, या सेनापति जो है वो इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में ये क्या करते थे? सैनिक विद्रोह कर देते थे आपस में, और सेनेट से घृणा करते थे। ठीक है, सेनेट, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो सेनेट जो संस्था है ये सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि सेनेट को ऐसा लगता था सेना में जो सैनिक होते हैं वो हिंसक होते हैं, यानी वो हिंसा का स्रोत है। इसलिए जो सेनेट है वो सेना से क्या कर रही है? घृणा कर रही है। जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों का पूरा करने में, मान लो के लिए भारी टैक्स लगाने पड़ते थे, तब स्थिति खराब हो जाती थी। अब क्या होता था? देखिए, 6 लाख की सेना है, अब इतनी बड़ी सेना को वेतन देना है, पैसे देने हैं, तो बहुत सारा मतलब पैसा चाहिए होगा। तो ऐसे में ये पैसा आएगा कहाँ से? तो वो टैक्स से आएगा। तो ऐसे में क्या होता था? जब सरकार को बढ़ते हुए सैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स, इन्होंने क्या करा? टैक्स ज़्यादा कर दिया, यानी जनता पे ज़्यादा टैक्स लगने लगा। तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब टैक्स ज़्यादा लगेगा लोगों के पैसे ज़्यादा जाएंगे तो महंगाई महसूस होगी उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सम्राट, अभिजात वर्ग जिसमें आप सेनेट को रख सकते हो, और सेना, साम्राज्य के साम्राज्य में 3 प्रमुख खिलाड़ी हुआ करते थे। ठीक है, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब समझिए, सम्राट क्या होता था? आपको पता है सत्ता का वास्तविक स्रोत होता था, सत्ता इसी के हाथ में होती थी, जैसा चाहे वैसा कर सकता था ये। इसमें कौन है? जूलियस साजिर हो गए, फिर उसके बाद इसका बेटा ऑगस्टस हो गया, फिर टिबेरियस आता है, फिर त्राजान और फिर नीरो। इस तरीके से ये सम्राट रहे हैं। अभिजात वर्ग की बात करें तो अभिजात वर्ग में आपको पता है कौन होते थे? धनवान परिवारों के समूह होते थे, जिसको हम सेनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें अमीर लोगों का ग्रुप होता था। सेना में कौन होते हैं? सेना जो थी एक व्यावसायिक सेना थी जिसको वेतन मिलता था हर महीने, और ये एक बहुत बड़ा संगठन था क्योंकि 6 लाख के करीब सैनिक थे। तो ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रखते हैं। अगर सम्राट का सेना पे पूरा नियंत्रण है तो जाहिर सी बात है कि सम्राट जो है वो सफल हो सकेगा, कल को कहीं युद्ध लड़ना हुआ तो वो सफल होगा। लेकिन अगर सम्राट का सेना पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर ऐसे में आप कैसे उम्मीद करोगे कि सम्राट कोई सफल हो सकता है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अगर सेना विभाजित हो जाए, यानी टुकड़ों में बट जाए, तो इसका परिणाम गृह युद्ध के रूप में होगा। बिल्कुल, कई बार क्या होता था? सैनिक जो थे वो काम तो करते थे अपने सम्राट के लिए, लेकिन कई बार सम्राट से या सेनापति से नाराज हो जाते थे तो ये विद्रोह कर देते थे, और अगर ये विभाजित हो जाए, विद्रोह कर दें, बट जाए, तो ऐसे में गृह युद्ध की समस्या आ जाती थी। ऑगस्टस का शासनकाल जो था वो शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में कोई खास बड़ी समस्या सामने आई नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर ऑगस्टस के बाद उसका जो पुत्र था टिबेरियस, इसने शासन चलाया। टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था। ठीक है, ऑगस्टस भी गोद लिया हुआ ही तो था, आपने पढ़ा था कि उसका दत्तक पुत्र था।
तो ऐसे ही ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था, तो टिबेरियस उसके बाद शासक बन जाता है। और इस काल की एक विशेष उपलब्धि ये रही है कि रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन काफ़ी विस्तार हुआ। अब आप ये समझिए कि इन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य को धीरे धीरे करके बढ़ाते गए और डायरेक्ट इनका जो शासन हुआ करता था, इसके लिए इन्होंने क्या करा, आश्रित राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पे आश्रित राज्य क्या है, देखिए मेन जो एक केंद्रीकृत शासन होता था रोमन साम्राज्य का वो तो था, लेकिन कुछ और भी क्षेत्र होते थे जो इन पे आश्रित होते थे। आश्रित का मतलब यहाँ पे देखिए, आश्रित ऐसे स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे, यानी रोमन साम्राज्य पे निर्भर रहा करते थे, और ये रोम को भरोसा देते थे कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे। यानी कि जब अगर कभी रोमन साम्राज्य को लगता है कि भाई सेना की जरूरत है, तो ये इनसे आश्रितों से मांगेंगे तो ये अपनी सेना दे देंगे। ठीक है, बदले में रोम ने उनका अस्तित्व स्वीकार कर लिया। तो ऐसा होता था कि रोमन साम्राज्य जो था, इसके आसपास जो आश्रित क्षेत्र थे उसका भी उसके अपने अलग राजा होते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार कर रखा था। तो ऐसे चलता था सिस्टम, जरूरत पड़ने पे ये अपनी सेना दे देते थे रोमन साम्राज्य को। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। यानी कि पश्चिम वाले हिस्सों को भी रोमन साम्राज्य ने अपने में मिला लिया और राज्य जो था और बड़ा हो गया और समृद्ध हो गया। एग्जाम्पल के लिए हेरोड के राज्य के प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। देखिए, जो पश्चिम का जो एरिया था ना, वो समृद्ध एरिया था पहले से ही, और इन्होंने समृद्ध एरिया को अपने में मिला लिया, तो इनको और ज़्यादा लाभ होगा। तो इसी के लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि हेरोड के राज्य जो थे उसमें 54 लाख दिनारियस। ठीक है, दिनारियस क्या होता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था उस समय में, जो कि 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी का सिक्का होता था। तो 54 लाख दिनारियस, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आमदनी होती थी। इन क्षेत्रों को इन्होंने मिला लिया था अपने में। इटली की बात करें, इटली के सिवाय साम्राज्य के सभी क्षेत्र जो थे वो प्रांत में बटे हुए थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। इटली जो था वो प्रांत में नहीं बटा हुआ था। ठीक है, इस इटली के अलावा जो अन्य क्षेत्र थे वो प्रांत में बटे थे, वहां से उनको बहुत ज़्यादा टैक्स मिला करता था। ठीक है, काफ़ी टैक्स मिलता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पे था, चरमोत्कर्ष पे का मतलब है कि सबसे बेहतरीन अवस्था में था जब रोम, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा में फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैल गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रोमन साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे उन्होंने आसपास के जो भी एरिया थे दूर दूर तक अपने क्षेत्रों को फैला लिया था, अपने सीमाओं को फैला लिया था, यानी कि अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। संपूर्ण साम्राज्य जो था वो दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए। ठीक है, साम्राज्य में बहुत दूर दूर तक देखोगे तो कई सारे नगर बन गए थे। इसके माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया जाता था, क्योंकि नगरों में इन्होंने अपना पूरा प्रशासनिक तंत्र बना रखा था, वहां से शासन व्यवस्था चल जाती थी। तो इस तरीके से रोमन साम्राज्य जो था वो बढ़ता जा रहा था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित जो बड़े शहरी केंद्र थे, जिसमें कॉर्थेज आ जाएगा, सिकंदरिया आ जाएगा, एंटीओक आ जाएगा, ये इस साम्राज्यिक प्रणाली के मेन आधार हुआ करते थे, क्योंकि ये मेन शहर होते हैं रोमन साम्राज्य में। इन्हीं शहरों के माध्यम से ही सरकार क्या करती थी, जो प्रांतीय क्षेत्र होते थे, जो छोटे क्षेत्र होते थे, वहाँ पे टैक्स लगाने में कामयाब हो पाती थी। ठीक है, जिनसे साम्राज्य को खूब सारा पैसा मिलता था, धन संपदा मिलती थी, क्योंकि टैक्स काफ़ी ज़्यादा इनको मिल जाता था। साम्राज्य बहुत बड़ा था और बड़े साम्राज्य में टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता था, तो इनको इस चीज़ का लाभ होता था। इसका अर्थ आप ये मान लो कि जो स्थानीय उच्च वर्ग है वो रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्र में प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। देखिए, क्योंकि जितना बड़ा शासन होगा ना, उतना ही ज़्यादा उनको प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, यानी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राजा अकेले शासन नहीं चला सकता। राजा को चाहिए बहुत सारे कर्मचारी जो कि बढ़िया काम करने वाले हों। तो ऐसे में जो वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, स्थानीय लोग होते थे, उच्च वर्ग के, यानी जो अमीर लोग होते थे, वो मदद करते थे रोमन साम्राज्य की। किस चीज़ में मदद करते थे? टैक्स की वसूली करने में। टैक्स की वसूली हो जाती थी और क्षेत्रों में शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाने में मदद कर देते थे, तो इससे इनके पास काफ़ी पैसा आ जाता था। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान ज़्यादातर जो प्रशासक थे या जो सैनिक अफसर थे वो इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से हुआ करते थे। इस प्रकार आप कह सकते हो कि एक नया सम्राट वर्ग बन गया था। अब धीरे धीरे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत बदलाव आ रहा है। जो लोकल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सरकार की, यानी कि सरकार की मदद कर रहे हैं टैक्स वसूली में।
ज़्यादातर जो प्रशासक थे यानी जो सरकार के लिए काम करने वाले लोग थे या जो सैनिक अफसर हुआ करते थे वो इन्हीं प्रांतीय वर्गों में से होते थे। तो ऐसे में एक नया वर्ग बन रहा था। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, सेनेट था जो कि अमीर लोगों का वर्ग था, लेकिन अब सेनेट से अलग भी एक नया वर्ग बन रहा है, सम्भ्रात वर्ग। सम्भ्रात का मतलब यहाँ पे अमीर वर्ग या ताकतवर वर्ग आप समझ लो, बन गया। ठीक है, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर थे ये सम्राट जो थे, क्योंकि उसे सम्राट का समर्थन मिला हुआ था। जैसे जैसे नया समूह उभर कर सामने आया तो उस समय में सम्राट गैलिनस थे, तो सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया और नए वर्ग को इसमें लगा दिया। अब यहाँ पे समझिए पहले क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था शुरू में ही कि सेनेट जो था, पहले नंबर पे सम्राट होता था, सम्राट तो शासक ही था। दूसरे नंबर पे सेनेट आता था, सेनेट का बहुत महत्व होता था। अब इन्होंने सेनेट को रिप्लेस कर दिया है, किससे? सेनेट की जगह अब सम्राट वर्ग आ गया है। तो अब सम्राट वर्ग, पहले जो सेना के जो बड़े जो अधिकारी या जो भी होते थे वो सेनेट से ही होते थे, उससे रिलेटेड होते थे, लेकिन अब क्या है, सम्राट वर्ग के लोगों को इनकी जगह मिलने लगी है। तो अब इन्होंने जो सेनेटर थे उनको सैनिक कमान से हटा दिया और नया वर्ग जो है उसको लगा दिया। तो सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने या फिर उस तक पहुंच रखने पे पाबंदी लगा दी कि अब तुम्हारा सेना से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं, सेनेटरों से। गैलिनस ऐसा क्यों करता था? आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि भाई सेनेट तो हमेशा से मजबूत रहा है, सेनेट हमेशा सत्ता के साथ रहा है, तो सेनेट को पीछे क्यों हटा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि साम्राज्य का जो नियंत्रण है वो चाहता था किसी भी प्रकार से सेनेटरों के हाथ में ना जाए। सेनेटरों को वो इसीलिए वहां से हटाना चाहता था ताकि सत्ता पूरी की पूरी सम्राट के हाथ में रहे, और उसके लिए काम कौन करे? सम्राट वर्ग काम करे। ठीक है, सेनेट का कोई रोल नहीं रहेगा तो सेनेट कभी भी विरोध नहीं करेंगे या फिर कभी भी मतलब उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, इसलिए ये चाहते थे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा तीसरी शताब्दी का संकट। पहली दूसरी शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, क्योंकि आपको पता है ऑगस्टस का जब शासन था तो उस समय में शांति काल माना जाता था। ठीक है, लेकिन जो तीसरी शताब्दी आती है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको तनाव, संघर्ष देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है? इसलिए क्योंकि 225 ईस्वी में ईरान का एक आक्रामक वंश जो था, जिसको ससानी वंश कहा जाता था, ये क्या कर रहा था? ये बार बार रोमन साम्राज्य पे हमला कर दे रहा था। अब ऐसे में जब बार बार हमला होगा तो शांति स्थापित तो रह नहीं पाएगी, तो ये समस्या आ रही थी। ठीक है, केवल 15 वर्षों के भीतर ये जो ससानी थे ये तेजी से फरात नदी की दिशा में फैल गया, और 3 भाषाओं में खुदा हुआ एक शिलालेख मिलता है जिसमें ईरान का शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि 60,000 रोमन सेना का इन्होंने अंत कर दिया है। ठीक है, तो क्या पता लगता है कि जो ईरान के जो आक्रमण हो रहे थे, इन्होंने दावा करा है कि इन्होंने 60,000 जो रोमन सेना थी उनका अंत कर दिया, यानी उनको खत्म कर दिया है। तो रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो थी एटियों होती थी, इस पे भी कब्जा कर लिया, और कई जर्मन मूल की जनजाति थी जैसे एलमानाई हो गया, फ्रैंक हो गया, गौथ हो गया, इन्होंने राइन तथा डैन्यूब नदी की जो सीमा थी इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहां पे काफी समय तक संघर्ष चलता रहा रोमन के बीच में और इनके बीच में, और रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया इन्होंने, कई क्षेत्रों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये अशांति मतलब फैल चुकी थी इस काल में। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट सत्ता में आए। अब ये देखो, मात्र 47 साल के अंदर 25 सम्राट आ गए। अब सोचो 47 साल में 25 सम्राट, इसका मतलब क्या है? एक सम्राट का शासन मुश्किल से 1.5-2 साल भी नहीं चल पा रहा है, यानी कि कितनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी तीसरी शताब्दी में, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इससे हमें पता लग जाता है कि साम्राज्य जो था यहाँ पे बहुत तनाव की स्थिति से इसको गुजरना पड़ा होगा। अब बात करेंगे लिंग, साक्षरता और संस्कृति की। तो देखिए उन दिनों में क्या था, एकल परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली होती है इसका चलन बहुत ज़्यादा था। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, आप हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान में तो जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ पे भी न्यूक्लियर वाला सिस्टम आता जा रहा है। उस समय में अगर हम यहाँ की बात करें रोमन साम्राज्य की, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि हर परिवार के पास कुछ दास होते थे जो उनके काम काज के लिए रखे जाते थे। प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का एक ऐसा रूप था, विवाह एक ऐसा रूप था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। यानी शादी इस तरीके से हो रही थी कि जो उसमें वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को अपनी संपत्ति जो है वो हस्तांतरित नहीं किया करती थी, लेकिन जो पैतृक परिवार से उसको मिला होता था उस पर उसके पूरे अधिकार होते थे। यानी कि जो महिला है, ठीक है,
महिला को जो उसके परिवार से यानी उसके पिता की तरफ से जो भी संपत्ति मिली है उस पर तो उसका पूरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन अपनी संपत्ति को महिला जो है अपने पति पर ट्रांसफर नहीं करती थी। यानी कि आप ये समझिए कि आदमी और औरत के जो संपत्ति के अपने अलग अलग अधिकार रहते थे। महिला का जो दहेज होता था, ठीक है, दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, क्योंकि विवाह कराए उसके घर ही रहेगी तो दहेज उसी के पास चला जाएगा। लेकिन महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, ठीक है। यानी शादी के बाद भी वो पिता की उत्तराधिकारी है, पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार तब भी रहता था। और अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो संपत्ति होती थी उसकी स्वतंत्र मालिक हो जाती थी, ठीक है। महिला को कहने का मतलब ये है, महिला जो है जब वो शादी करके अपने पति के घर में आ गई है, लेकिन उसके बाद भी उसके पिता की तरफ से जो उसकी संपत्ति है उस पर उसका अधिकार बना रहता था। पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसकी संपत्ति उस महिला को ही मिल जाएगी और वो स्वतंत्र उसकी यूज़ कर सकती है उस संपत्ति को। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में कानूनी अधिकार मिले हुए थे। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि महिलाओं के पास काफ़ी अधिकार थे, ठीक है। तलाक देना आसान हुआ करता था, तलाक देने के लिए सूचना वगैरह ही देनी होती थी, तलाक हो जाता था। काम चलाऊ साक्षरता थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग साक्षर नहीं थे, नॉर्मल से मतलब पढ़ना लिखना हल्का फुल्का जानते थे, यही था। सांस्कृतिक विविधता समाज में मौजूद थी, यानी समाज में बहुत तरह की विविधता आपको देखने को मिलेगी। हर तरह के वर्ग में लोग बटे हुए थे, ठीक है, हर तरह के लोग हुआ करते थे, विचारधारा वगैरह ये सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेगी। तो ये इनकी कुछ विशेषता हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे आर्थिक विस्तार की। तो बंदरगाहों, खदानों, ईंट भट्टों से, खानों से, या जो जैतून का तेल निकालने की जो फैक्ट्री होती थी, यहाँ से काफ़ी संख्या में आप देखोगे इनकी संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। यानी बंदरगाह बहुत थे, खदान बहुत थे, ईंटों के भट्टे बहुत ज़्यादा होते थे, खान हो गए, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा संख्या में होती थी। तो इससे क्या होता था कि आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था उनका मजबूत था, क्योंकि जब इतना सारा काम यहाँ पे हो रहा है तो आर्थिक रूप से मजबूत ही होंगे ये। स्पेन में जैतून का तेल निकालने के लिए जो उद्यम होता था, जो वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी कि सबसे बेहतरीन जो अवस्था थी जैतून का तेल निकालने की स्पेन में, तो वो इस समय में थी, इस ईस्वी में। और स्पेन में जो उत्पादित जैतून का तेल होता था वो मुख्य रूप से कंटेनरों में भर दिया जाता था। उसको ड्रेसल 20 कहा जाता था, उसका नाम था ड्रेसल 20, ठीक है। और स्पेन के जो तेल उत्पादक थे वो इतावली तेल उत्पादकों के बीच में कंपटीशन था। अब यहाँ पे क्या था, स्पेन के तेल उत्पादक हो गए और इतावली तेल उत्पादक हो गए, इनके बीच में कंपटीशन था। बाद में फिर अफ्रीकी मूल के भी आ जाते हैं, वहाँ पे भी कंपटीशन हो जाता है। तो ये चलता रहता है आगे के समय में। रोमन साम्राज्य में सुगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था थी, इनके पास एक बढ़िया बैंकिंग व्यवस्था होती थी। पैसा जो होता था, धन जो होता था, उसका व्यापक रूप से ये प्रयोग होता था। तो ये कुछ इसकी आर्थिक विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद है कि साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत ज़्यादा फेमस थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी होती होगी। तो उनके नाम देखिए, जैसे इटली में कैम्पेनिया हो गया, सिसिली हो गया, मिस्र में फैयूम हो गया, गैगली हो जाएगा, बाइजेकेमिया हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए नाम याद रखने में दिक्कत होगी, आप इनको लिख के याद कर सकते हैं, ये आपको इरिटेट करेंगे, नाम याद रखना है आपको। दक्षिणी गोल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्बोनेशिस हो जाएगा, ठीक है, बाइटिका हो जाएगा जो स्पेन में था। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो उपजाऊ हुआ करते थे। कैम्पेनिया की बात करें तो यहाँ से अंगूरी शराब बहुत अच्छी आती थी, बढ़िया किस्म की होती थी। सिसिली और बाइजेकियम की बात करें तो यहाँ पे रोम को भारी मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यानी यहाँ पे गेहूं की पैदावार अच्छी होती होगी तभी तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। गैलीली में गहन खेती होती थी। और स्पेन का जैतून का जो तेल था वो स्पेन के दक्षिण में नदी के किनारों में जो जमींदारियां बसी हुई थी उनको दे दिया जाता था, ठीक है। स्पेन की सोने और चांदी की जो खानें होती थी उसमें जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, जल शक्ति से उसमें खुदाई वगैरह की जाती थी। और पहली और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाला जाता था। तो आर्थिक रूप से देखें तो इनके पास कई सारे साधन थे। आर्थिक रूप में क्या क्या है, इनके पास बंदरगाह वगैरह हो गए, खदान हो गए, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्री हो गई, यहाँ से इनको लाभ मिल जाता था, ठीक है। इनके पास बैंकिंग व्यवस्था अच्छी थी, ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा। फिर इनके पास कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे इनके पास अच्छी खेती वगैरह हो जाती थी और खनिज संसाधन इनके पास थे। तो ये कुछ आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा जहाँ से आप कह सकते हो कि इनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। फिर बात करेंगे रोमन साम्राज्य में श्रमिक, ठीक है, श्रमिक जो था उस पर कैसे नियंत्रण होता था। तो देखिए रोमन साम्राज्य में दास प्रथा बहुत बड़े लेवल पे थी, यानी दास बहुत ज़्यादा होते थे इनके पास, बड़े पैमाने पे दासों से काम कराया जाता था। आप ये देखो कि इटली की कुल जनसंख्या 75 लाख थी,
उसमें से 30 लाख तो केवल दास थे। आप सोचो कि कितने बड़ी जनसंख्या में दास हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या। दासों को पूंजी निवेश, ठीक है, दासों को पूंजी निवेश के नजरिए से देखा जाता था, यानी इनको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाता कि दासों को खरीद लो, उनसे काम वगैरह करवाओ, ठीक है। और उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। जो अमीर लोग होते थे वो इनके साथ गलत व्यवहार करते थे, क्रूरता। और आम लोग जो होते थे वो दासों से सहानुभूति रखते थे, वो उन पे दया करते थे। दासों की कमी होने से दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया था कि जब दासों की कमी होने लगी थी, तो ऐसे में इनको दास चाहिए थे, तो इन्होंने दास प्रजनन पे फोकस किया कि दासों से और दासियों से क्या बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बच्चे पैदा करते हैं तो उन बच्चों को भी दास बनाया जा सकेगा। तो दास की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने ये काम किया। दासों के काम का निरीक्षण किया जाने लगा था ताकि कोई काम चोरी ना करे, और मान लो अगर कोई दास काम चोरी करता दिखता है तो ऐसे में उसको सजा भी दी जाती थी, कड़ा प्रावधान होता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, ये होता था। रोमन साम्राज्य के अंदर सामाजिक श्रेणियां, देखिए हर समाज में, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या दुनिया का कहीं का भी कोई भी साम्राज्य हो, हर जगह आपको वर्ग व्यवस्था दिखती है। तो रोमन साम्राज्य में दो हिस्सों में बांटते हैं हम। पहला तो हम प्रारंभिक काल पढ़ते हैं और दूसरा परवर्ती काल, जिसको इसको पूर्ववर्ती काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल को, ठीक है। तो प्रारंभिक राज्य में क्या होता था, सबसे ऊपर होते थे सेनेटर। पहले क्या होते थे, सेनेटर को काफी महत्व होता था, ठीक है, सम्राट के आसपास ही रहते थे ये। फिर अश्वारोही होते थे। फिर इनके नीचे आता था सम्मानित वर्ग, जो वहाँ पे अच्छे लोग हुआ करते थे, जिनका सम्मान होता था, ठीक है, अमीर लोग आप इसे मान सकते हो। फिर इसके बाद निम्नतर वर्ग के लोग होते थे, जो फूहड़ माने जाते थे। सबसे नीचे दास होते थे। तो ये व्यवस्था थी, ठीक है, प्रारंभिक में। बाद में क्या हुआ, बाद में चेंज हो गया। सबसे ऊपर सम्राट तो रहेगा ही रहेगा, उसको छोड़ो। यहाँ पे सेनेटर और अश्वारोही जो थे, ये दोनों आपस में मिल गए, यानी इन दोनों को मिला के एक बना अभिजात वर्ग बाद में, ठीक है। अभिजात वर्ग में अमीर लोग होते थे जो प्रशासनिक काम वगैरह करते थे। फिर मध्यम वर्ग आया, फिर उसके बाद निम्नतम वर्ग हो गया और दास हो गए। तो ये कुछ बदलाव हुआ प्रारंभिक और परवर्ती काल के समय में। आगे देखते हैं, परवर्ती काल में अगर हम बात करें, चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में शासक जो थे वो थे कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, ठीक है। इनका शासनकाल शुरू हो चुका था। इस समय क्या परिवर्तन होता है कि जो सेनेटर थे और जो अश्वारोही थे, जो कि आपने यहाँ पे देखा है, एक बार ध्यान से देखिए, सेनेटर और अश्वारोही ये अलग अलग ग्रुप होते थे पहले। इस समय में क्या हुआ, ये दोनों मिलकर एक बड़ा अभिजात वर्ग बन जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये दोनों मिल जाते हैं आपस में और क्या बन जाता है, एक अभिजात वर्ग बन जाता है। तो ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग जो थे ये काफ़ी पैसे वाले थे, धनवान हुआ करते थे। लेकिन कई मामलों में अगर देखें तो ये जो सम्भ्रात वर्ग था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सम्भ्रात वर्ग जो था वो ज़्यादा ताकतवर था, ठीक है, उनके मुकाबले में उतने थोड़े कम शक्तिशाली थे। इसके बाद आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन आते हैं, जो नौकरशाही हो गई, यानी कि जो शासक के पास काम करते हैं, प्रशासन में काम करते हैं, या सैनिक हो गए इनके, या व्यापारी सौदागर जो होते हैं, ये हो गए किसान, ये सब मध्यम वर्ग में आ जाते थे। इसके बाद निम्नतम वर्ग आता था। निम्नतम वर्ग में कौन आते थे, जो ग्रामीण श्रमिक हो गए, जो गाँव में छोटे मोटे काम करते हैं, या औद्योगिक काम करते हैं, या खनन वगैरह के काम में लगे हुए हैं, या जो प्रवासी कामगार हैं, ठीक है, जो फसल की कटाई वगैरह करते हैं, या जो निर्माण उद्योग में लगे हुए जो मजदूर होते हैं, ये सब आ जाते हैं निम्न वर्ग में। और सबसे नीचे क्या आ जाता है, दास। दास आप जानते ही हैं, आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा परवर्ती काल में ये डिवाइड हो गए थे। और इस समय एक और परिवर्तन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था कि पहले के अगर प्रथम 3 शताब्दी की बात करें तो उस समय में चांदी की मुद्रा चलती थी। लेकिन इस समय में बाद में क्या होता है, चौथी शताब्दी के आसपास स्पेन की खानों से जो चांदी आती थी वो बंद हो गई थी आनी। तो ऐसे में सरकार के पास चांदी की मुद्रा बनाने के लिए चांदी नहीं थी, तो फिर चांदी की मुद्रा बंद हो जाती है यहाँ पे। जो ये कॉन्स्टेंटाइन टाइन थे, इन्होंने सोने पे आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित करी, यानी कि गोल्ड की करेंसी इन्होंने लागू कर दी, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि सोने की मुद्रा चल जाती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, बाद में भी चलती रही। तो इस समय में जो नौकरशाही के उच्च वर्ग थे, जो या फिर मध्य वर्ग के जो लोग थे, वो बहुत धनी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें सोने की मुद्रा मिल रही है वेतन के रूप में, और इससे इनकी आमदनी ज़्यादा हो रही है। तो ये अपनी कमाई का क्या करते थे, ज़्यादातर हिस्सा जो होता था वो इन्वेस्ट कर देते थे। ये क्या करते थे, ज़मीन खरीद लेते थे, ठीक है, ज़मीन जैसी चीज़ों को खरीद लिया करते थे। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी काफ़ी था। भ्रष्टाचार तो जो था वो फैल रहा था।
इनकी न्याय प्रणाली और जो सैन्य आपूर्ति थी, इसमें जो इनके बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी होते थे या गवर्नर होते थे, ये खूब भ्रष्टाचार करते थे, लूट खसोट खूब करते थे, लालची होते थे ये बहुत ज़्यादा। सरकार ने भी कई बार भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए प्रयास किया, हस्तक्षेप किया, कोशिश की। रोमन राज्य जो था वो तानाशाही पे आधारित था। शासक होता था और शासक तानाशाह होता था, शासक के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसको सजा दी जाती थी, ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पे असहमति करना या फिर आलोचना करना बर्दाश्त नहीं किया जाता था, ठीक है। सरकार के विरोध में सिर्फ अगर सरकार का कोई विरोध करेगा तो उसका उत्तर में क्या होगा, उस पर हिंसात्मक कार्रवाई होगी, यानी कि उस पर हिंसा करी जाती थी। लेकिन चौथी शताब्दी के आते आते क्या हुआ, रोमन कानून में जो परंपरा थी वो बदली। अब क्या हुआ, अब सम्राट जो है पहले जैसा पावर उसके पास नहीं रहेगी, उसकी शक्तियों पे थोड़ा अंकुश लगाया गया, ठीक है। अब सम्राट जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून जो बनाया जाता था उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। मनमानी नहीं कर पाएगा जैसा पहले होता था। फिर इसके बाद है परवर्ती पुराकाल। रोमन साम्राज्य की जो आखिरी शताब्दी है उसमें कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन नजर आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस काल में इसको क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम परवर्ती पुराकाल शब्द यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि रोम साम्राज्य का उद्भव, इसका विकास और इसके पतन के इतिहास का जो अंतिम जो अवधि थी ठीक है, जो कि चौथी से सातवीं शताब्दी मानी जाती है, चौथी से सातवीं शताब्दी तक की जो अवधि थी उसको परवर्ती पुराकाल के रूप में भी हम देखते हैं। तो इस समय में काफ़ी सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, हलचल हुई। तो सांस्कृतिक स्तर पे देखें तो इस समय में लोगों के धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया था। क्यों? क्योंकि सम्राट जो था उसने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था। ये कहा था कि भाई अब ईसाई धर्म ही राजधर्म रहेगा, ये मेन धर्म है इनका। और दूसरा परिवर्तन होता है सातवीं शताब्दी में, जब इस्लाम का उदय हो जाता है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पड़ते हैं। एक सम्राट है डायोक्लेशियन, इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले देखिए, इसने ये देखा कि हमारा जो रोमन साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और कई ज़्यादा उसका लाभ भी नहीं है कई जगह पे, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उसका कोई खास महत्व नहीं है। तो जो जो एरिया उसको लगे कि ज़्यादा फायदे नहीं दे रहे, उस सबको हटा दिया और रोमन साम्राज्य को इसने छोटा कर दिया, ठीक है। जो उसको लगा मेन जगह है इसको अपने रोमन साम्राज्य में रखते हैं, बाकी को हटा दो, ये वाला सिस्टम करा इन्होंने। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ। और इसने साम्राज्य की जो सीमा थी, जो बॉर्डर होते थे, वहाँ पे किले बनवा दिए, जो प्रांत थे उसको दोबारा से पुनर्गठित कर दिया, और सैनिक काम और असैनिक काम दोनों को अलग कर दिया, यानी ये काम सेना का है और ये काम सेना का नहीं है, उन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया। तो ये इसने परिवर्तन करे। इसके बाद क्या था, जो सेनापति होते थे उसको ज़्यादा मतलब पावर दे दी, इससे जो सैन्य अधिकारी होते थे वो और ज़्यादा ताकतवर हो गए। तो कुछ परिवर्तन हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए थे। इसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था, जो कि 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का हुआ करता था, और ये सिक्का लंबे समय तक चलता रहा। कॉन्स्टेंटाइन ने एक और परिवर्तन करा था। इसने क्या करा, कुस्तुतुनिया जो जगह का नाम है, इसने इसको एक नई राजधानी के रूप में बना दिया। आज के समय में देखें तो ये इस्तांबुल नगर में है, ठीक है। इसको बाइजेंटाइन पुराना इसका नाम होता है, पहले इसको बाइजेंटाइन कहा जाता था। तो इसने अपनी दूसरी राजधानी ये बना ली। अब नई राजधानी बन चुकी थी, तो ये नई राजधानी जो थी, तीनों साइड से समुद्र से घिरी हुई थी। अब नई राजधानी जो थी, इसमें सेनेट की जरूरत भी थी, क्योंकि भाई अमीर लोग भी चाहिए। तो चौथी शताब्दी में शासक वर्गों को बड़ी तेज़ी से इन्होंने फैलाया, और इस समय में क्या होता कि मुद्राएं सही चल रही थी, लोगों को लाभ हो रहा था, तो जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास भी हो रहा था। तो मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए ना, तो ये समय भी ठीक था, मतलब अच्छा काम धंधा चल रहा था, लोगों के पास पैसे थे, गोल्ड मुद्रा चल रही थी, सभी को फायदे थे। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अगर बात करें तो जो ग्रामीण उद्योग धंधे में व्यापार और विकास की जो मात्रा थी, उसमें काफ़ी पूंजी लगाई जा रही थी, खूब मतलब पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था व्यापार के क्षेत्र में। और तेल की मिल हो गई, शीशे के कारखाने हो गए, पेंच की प्रेस वगैरह हो गई, पानी की मिलें, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, उसका इस्तेमाल खूब हो रहा था। जो पैसा होता था उसका अच्छा निवेश किया जाता था, ठीक है। पूर्व के जो देश होते थे वहाँ पे, लंबी दूरी के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे व्यापार किया जाता था, और व्यापार से भी इनको लाभ हो रहा था। और इन सभी के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि हुई, क्योंकि माहौल सही था, व्यापार खूब हो रहा था, सोने की मुद्रा थी, लोगों को लाभ हो रहा था। तो इस तरीके से इनका व्यापार जो था वो काफ़ी बढ़ा, और समृद्धि भी हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो स्थापत्य कला में भी नए नए विकास हुए,
ठीक है। लोग लग्जरी चीज़ों में यानी भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई, तो लोग लग्जरी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। शासन करने वाले अगर हम बात करें तो कुलीन पहले से अधिक ताकतवर और शक्तिशाली और अमीर हो गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अभिजात वर्ग था या जो कुलीन वर्ग था या जिसको उच्च वर्ग आप कह रहे हैं या मान रहे हैं हम, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे थे क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, यानी उस समय का समाज जो था वो काफ़ी खुश था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और जो गांव की संपदाएं थी वो भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास 11th ESP। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आने वाले टाइम पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।